ये एक अच्छा क्वेश्चन है, टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है कि ये कोई बीकर है और इसमें एक स्प्रिंग से एक मास क्यूब सस्पेंडेड है जिसका मास m है। इसकी खुद की डेंसिटी, इस क्यूब की डेंसिटी कैपिटल डी है, लिक्विड की डेंसिटी स्मॉल डी है, इसकी स्मॉल डी है। अब ये पूछा, और इसका कांस्टेंट k है। पूछा ये गया है कि इक्विलिब्रियम में ये कितना एक्सटेंड होगा, स्प्रिंग कितनी एक्सटेंड होगी तो इक्विलिब्रियम में। तो एक्चुअल में ऐसा करिए कि kx ऊपर लग रहा है, इसका जो mg है नीचे लग रहा है और बाइवेंसी ऊपर लग रहा है। तो इतना काम करना है, kx प्लस बाइवेंसी बराबर mg। अब बाइवेंसी के लिए क्या किया जाए, एक्चुअल में इसने करा क्या, डेंसिटी दे दी और इसका मास भी दे दिया। तो बाइवेंसी इन डेंसिटी के पदों में आ जाएगा अभी। तो आप लोग सब कैसे आएगा कि कुछ भी मान लीजिए, इसका वॉल्यूम जो है, इसकी डेंसिटी डी है तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा पहले। तो m अपॉन डी इज द वॉल्यूम, क्योंकि डी डेंसिटी इसकी है, डी डेंसिटी इसकी है तो वॉल्यूम हो गया, इनटू डी ये हो गया वेट ऑफ मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। ये बाइवेंसी की जगह पुट कर दी तो x का मान आ जाएगा। यही प्रॉब्लम थी, फिर बंद कर। अब हाँ, तो ये प्रॉब्लम है कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉप्स, लिक्विड ड्रॉप्स हैं ऑफ रेडियस एक ही है, तो उनको इकट्ठा करके एक ड्रॉप बन गई रेडियस b की। तो ये पूछा गया है कि यदि सरफेस एनर्जी का जो लॉस हुआ, यदि वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया तो उस बड़ी ड्रॉप की स्पीड क्या है। तो मान लेते हैं कि n ड्रॉप्स थी, n गिवन नहीं है, तो ड्रॉप का क्या गिवन है, लिक्विड की डेंसिटी गिवन है, सरफेस टेंशन, लिक्विड की डेंसिटी d है, सरफेस टेंशन t है, और छोटी ड्रॉप्स का रेडियस a है, और जो बड़ी ड्रॉप बनी है, जो बड़ा लड्डू बना है, जो बड़ा स्फीयर बना है, उसका रेडियस b है। इनके टर्म्स में ही अपने को बताना होगा स्पीड ऑफ जो बड़ी ड्रॉप है उसकी क्या स्पीड है। अगर क्या एजम्पशन कर रखा है कि लॉस इन सरफेस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक। अब सरफेस टेंशन क्या चीज होती है, पहले अपने को ये समझना होगा। सरफेस टेंशन होती है एनर्जी, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो मानो n ड्रॉप्स हैं तो कितनी एनर्जी थी, n 4 पाई a स्क्वायर, एक ड्रॉप की एनर्जी होगी 4 पाई a स्क्वायर t, तो n ड्रॉप्स की ये एनर्जी होगी। तो ये तो है इनिशियल सरफेस एनर्जी, इनिशियल सरफेस एनर्जी इनिशियल। अब जब बड़ी ड्रॉप बन गई तब एनर्जी है 4 पाई b स्क्वायर, 4 पाई b स्क्वायर इंटू टी, तो सरफेस एनर्जी। अब लॉस इन एनर्जी, इनको माइनस करके निकाल लीजिए आप, तो 4 पाई t कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा n a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लॉस। ये कन्वर्ट हो गई वो उसमें हाफ, एक बड़ी ड्रॉप जो बनी हाफ m v स्क्वायर। m को लिखा जाएगा, m को लिखा जाएगा डेंसिटी d इंटू 4/3 पाई b क्यूब इंटू v स्क्वायर। ये एक बार। अब इसमें ये देखिए कि अपने को n नहीं गिवन, n गिवन नहीं और डेंसिटी गिवन है, तो हाफ m v स्क्वायर को तो मैंने ये लिख ही दिया, तो अब ये तो रहा ही नहीं, तो इसको अपन हटा सकते हैं, इसको हटा दिया। अब जो v है वो किसके टर्म्स में, a b एंड t के टर्म्स में आंसर है, a b t एंड d, तो t d a b इन सब के पदों में आंसर है, लेकिन n के पदों में नहीं है। तो कोई बात नहीं, पर n को हटाने के लिए अपने पास एक वो है तरीका है कि n ड्रॉप्स मिलके एक ड्रॉप बना रही है, तो इन सब का जो वॉल्यूम मिलके होगा वो एक ड्रॉप का होगा। तो अपने पास ये है 4/3 पाई b क्यूब, वॉल्यूम बराबर कर दो, इसमें क्या है, इसमें वॉल्यूम बराबर कर दो, तो 4/3 पाई b क्यूब बराबर n इंटू 4/3 पाई a क्यूब। तो 4/3 पाई कट गया, तो n बराबर आ गया b क्यूब अपॉन a क्यूब। अब n की जगह ये लिख दीजिए b क्यूब अपॉन a क्यूब, तो b क्यूब अपॉन a क्यूब पुट करोगे, b क्यूब अपॉन a क्यूब, तो ये रह जाएगा जो भी रह जाएगा, तो फिर ये आंसर आ जाएगा, बस खत्म। इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, b के लिए बंद कर। हाँ
ये एक प्रॉब्लम है, इसमें इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लो हो रहा है और ये ट्यूब हॉरिजॉन्टल है। इसमें ये पूछा गया है कि प्रेशर वर्सेस डिस्टेंस का इनमें से कौन सा ग्राफ है, मतलब इधर से चल रहा है। तो ये जो यहाँ पर जो चल रहा है एरिया कांस्टेंट है, तो एरिया कांस्टेंट है तो वी भी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो वैसे ही कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल है, तो प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो थोड़ी दूर तक ये कांस्टेंट चलेगा। फिर यहां पर आकर के काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, क्यों, वी बढ़ती जाएगी, वी बढ़ती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर एनर्जी कम होगी, ये दीवारों पर कम प्रेशर डालेगा। पानी इसकी स्पीड तेज है तो पानी को इतनी फुर्सत ही नहीं है कि जब दीवारों पर प्रेशर डाले, तो तीन एनर्जी का जोड़ कांस्टेंट रहता है, ये बर्नौली थ्योरम कहलाती है। तो क्या है तीन एनर्जी, प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर एनर्जी, ये कांस्टेंट रहती है। तो ये तो ऐसा है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के हॉरिजॉन्टल है ट्यूब, तो ये सब जगह कांस्टेंट है, तो इन जोड़ का कांस्टेंट रहेगा। तो जहां पर काइनेटिक ज्यादा होगी, यहाँ काइनेटिक ज्यादा है तो वहां प्रेशर एनर्जी कम होगी, तो ग्राफ ही हो। सब बंद हो, ठीक। हाँ, ये एक अच्छी खासी प्रॉब्लम है। इसमें क्या है कि एक सॉलिड ड्रॉप है, उसको लिक्विड में छोड़ दिया गया है। अब वो विस्कस फोर्स है बिटवीन वो जो है सॉलिड बॉल एंड लिक्विड, और विस्कस फोर्स स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। विस्कस फोर्स इज जस्ट लाइक ए फ्रिक्शन फोर्स। विस्कस फोर्स इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड और बिटवीन लिक्विड लेयर्स, उसको अपन विस्कस फोर्स कहते हैं। तो ये स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है, और स्टोक्स का फार्मूला है 6 पाई ईटा आर वी, वेयर ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड आर इज द रेडियस ऑफ द बॉल। तो ये बॉल के लिए एप्लीकेबल है। तो इसमें बॉल को गिराया गया है, तो mg नीचे लग रहा है, बायोएनसी ऊपर लग रहा है, और विस्कस फोर्स शुरू में 0 है जब v का मान 0 है। तो जैसे mg बायोएनसी से ज्यादा है तो ये एक्सेलरेट होगी, बॉल एक्सेलरेट होगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा, तो कभी न कभी विस्कस फोर्स और बायोएनसी मिलके mg के बराबर हो जाएंगे, और जब ये दोनों बराबर हो जाएं तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और नेट फोर्स जब 0 हो जाए तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, इसलिए इसका ग्राफ सी है। हाँ, ये जो है एक सॉलिड बॉल है जिसको कि लिक्विड में डाल दिया गया है, और लिक्विड देयर इज अ विस्कस फोर्स बिटवीन बॉल एंड लिक्विड। तो इसमें ये पूछा गया कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब mg नीचे लग रहा है, ये पानी या लिक्विड है, बायोएनसी ऊपर लग रहा है, तो ये दोनों फोर्सेस तो कांस्टेंट हैं। अब जो विस्कस फोर्स है वो वेलोसिटी का फंक्शन होता है, तो mg माइनस बायोएनसी, तो ये फोर्स आ गई इन दो की वजह से। शुरू में विस्कस फोर्स 0 है, तो शुरू में जो एक्सेलरेशन होगा वो mg माइनस बायोएनसी जो बिल्कुल स्टार्टिंग डिवाइड बाई मास ये होगा। लेकिन जैसे जैसे विस्कस फोर्स आता चला जाएगा तो नेट फोर्स नीचे की तरफ कम होता जाएगा, और जब कम होता जाएगा तो फिर एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। तो वीटी कर्व का स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है। तो इस केस में क्या था कि वीटी कर्व का स्लोप कांस्टेंट था, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, मतलब थ्रू आउट वही एक्सेलरेशन रहेगा। पर ऐसा नहीं है, क्यों, विस्कस फोर्स बढ़ गया, बढ़ता जा रहा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती जा रही है। तो उसमें केवल यही ग्राफ है। तो बोला इसमें क्या बात है, इसमें ये वाली बात है कि कुछ टाइम तक तो उसमें वेलोसिटी 0 ही रहेगी। तो 0 क्यों रहेगी, 0 क्यों रहेगी, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन है तो समय के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, इसलिए ये ग्राफ नहीं हो सकता। फिर ये क्यों नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता कि ये बता रहा है कुछ दूर तक, कुछ टाइम तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये इसलिए नहीं हो सकता। लेकिन इसमें क्या बात है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जो इसका स्लोप है वो कम होता जा रहा है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू समय के साथ बढ़ती चली जा रही है। और फिर जब विस्कस फोर्स विस्कस प्लस बायोएनसी mg के बराबर हो गए तो एक्सेलरेशन का मान 0 हो गया है, और एक्सेलरेशन का मान 0 होने पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, इसलिए ये C सही है। बंद कर दे जी। हाँ, ये क्वेश्चन है कि किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करा विद स्पीड विद वेलोसिटी 2i + 3j। अब उसने पूछा है कि जब ये B पॉइंट पर पहुंचा, मतलब हॉरिजॉन्टल उसी लेवल पे जहां से प्रोजेक्ट करा है, मतलब ये सवाल है एक्चुअल में लंबी कूद का। किसी ने लंबी कूद मारी जमीन से 2i + 3j से कूदा, तो जब वो जमीन पर गिरेगा उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पर गिरेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी।
तो ये जो 3J है तो इसके दो कंपोनेंट है, 2y इधर और 3J इधर। तो जब ये गिरेगा तो ये 3J बस पलट जाएगा कि जैसे अपन पेन को ऊपर फेंका तो अपने जब ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो जितनी वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी उतना ही नीचे की तरफ होगी। तो इसीलिए इसका आंसर 2y - 3J हो गया। कर छोड़ नीचे वाले को ये दो टुकड़े में। हेलो, ये प्रॉब्लम ये है कि F और F ये दो फोर्सेस किसी पे एक्ट कर रहे हैं। तो इसका एरो इधर दे रखा है, इसका एरो इधर दे रखा है इस पार्टिकल पे, तो ये यूं लग रहा है फोर्सेस एक्चुअल में F और F। तो इन दोनों फोर्सेस के मध्य में एंगल 60 ना होकर के 120 है। और स्टूडेंट गलत समझ जाएगा और वो कर देगा F² + 2F × cos 60 का रूट कर देगा, जो गलत आएगा। cos 60 होता है हाफ, तो F² + F² तो 3F² का रूट। तो स्टूडेंट से क्या गलती कर देगा कि इसका आंसर √3F बता बैठेगा। नहीं, जबकि ये नहीं, ये F और F 120 डिग्री पे है। जब 120 डिग्री पे दो फोर्सेस लग रहे हों और उनकी मैग्नीट्यूड बराबर हो तो चलो मुझे तो रटा पड़ा है, तो इसका रिजल्टेंट उतना ही आता है F। तो F इसका आंसर है। अच्छा, फिर अपन फार्मूला से करें तो इस फार्मूला से करेंगे तो F² + 2F × cos 120। cos 120 होता है -½ -½ जब होता है 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो F² + F² - F², तो F² + F² - F², तो F² कट गया तो F² रहेगा, F आ गया, इसलिए ये आंसर है। फिर कोई कहे हमें तो ये फार्मूला ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, कंपोनेंट लेना आना चाहिए स्टूडेंट को। ये F है, ये F है, तो F के दो कंपोनेंट करो यहाँ। तो ये यहाँ तक 60 था तो ये 30 है, तो F cos 30 तो इधर चला गया, F cos 30 मतलब F √3/2 और F sin 30 इधर चला गया, तो F sin 30 का मतलब F/2 और इसको भूल जाओ कंपोनेंट लेने के बाद। तो अब क्या हुआ, F - F/2, F - F/2 इज F/2, तो दिस इज F/2 एंड दिस इज √3F/2। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लीजिए, तो F/2 और √3F/2 का जब रिजल्टेंट इनका स्क्वायर करके ऐड करके रूट लोगे तो F आ जाएगा। चलो, हाँ, अब ये प्रॉब्लम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर। तो इसने ऐसा कहा है कि सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर कूल हो रही है 70 से 60 डिग्री सेल्सियस 5 मिनट में, और 60 से 54 में फिर 5 मिनट लग गए, 60 से 54 में। तो पहले 5 मिनट में 10 डिग्री टेम्परेचर गिरा है और अगले 5 मिनट में 6 डिग्री गिरा है। तो ये पूछ रहा है सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है। तो इसमें अप्लाई होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। टेम्परेचर के गिरने की रेट प्रोपोर्शनल होती है डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग। तो जब 70 से 60 गिरा तो हम उस वाटर का टेम्परेचर एवरेज मान लेते हैं 65 था, और सराउंडिंग का टेम्परेचर θ0 मान लेते हैं। तो जो टेम्परेचर के गिरने की रेट है 70 से 60 जो 5 मिनट में, तो पर मिनट गिरने की रेट है 2 डिग्री पर मिनट। ये प्रोपोर्शनल होगी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग। तो बॉडी का टेम्परेचर 70 से 60 आ गया, तो एज ऑन एवरेज 65 माना। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग माना जाएगा 70 से 60 तक माना जाएगा 65 - θ0, वेयर θ0 इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो 2 बराबर हो गया K × 65 - θ0। फिर टेम्परेचर गिर गया 60 से 54, तो एवरेज हो गया 57, और सराउंडिंग का टेम्परेचर तो इन 5, 10, 20 मिनट में एकदम तो कोई चेंज होता नहीं है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर तो लगातार θ0 है। तो जो 6 डिग्री टेम्परेचर 5 मिनट में गिरा वो इसके प्रोपोर्शनल होगा डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग। तो बॉडी का टेम्परेचर न तो हम 54 मानेंगे ना 60 मानेंगे, 54 + 60/2 57 - θ0। तो ये लगभग कैलकुलेशन के मेथड है। वैसे तो इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगा, पर इन सवालों में इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो हर स्टैंड पे बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर की गिरने की रेट डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग है, तो यहाँ पर फिर वो लिखा जाएगा dθ/dt, और यहाँ पर जनरल टेम्परेचर लिखा जाएगा सराउंडिंग का, पर इनमें नहीं अप्लाई होगा। इंटीग्रेशन का कंसेप्ट इसमें नहीं अप्लाई होने वाला। तो अब इसको डिवाइड कर दीजिए, θ0 आ जाएगा। बंद कर